मैम भर दिए फार्म। मैक्सिमम लोग तो यूपीपीएससी के लिए ही है ना। जी मैम। यस मैम। हाँ। तो अभी जैसे कि आप लोग का फॉर्म का डेट 22 तक है या 29 तक है। 22। 22 तक है, 22 29 तक तक है। करेक्ट करने के 30। लिए। ठीक है। तो सबसे 29। पहले तो एक एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोग का जो यूपीपीएससी का एग्जाम है, एटलीस्ट फॉर्म भरने के 6 मंथ आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो 6, बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर इतना समझ लीजिए कि 6 मंथ तक तो आपके पेपर नहीं होने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन टाइम है कि आप लोग लगकर प्रिपरेशन कर लीजिए। ये बहुत बेस्ट टाइम है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने, जैसे आप अपने सब्जेक्ट से बहुत समय हो गया है ना, अपने पढ़ाई वढ़ाई को काफी, जो लोग थोड़ा सा पहले पास आउट हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेस्ट टाइम है, क्योंकि 6 मंथ बहुत होते हैं। अगर आप अभी भी लगकर तैयारी करें और एक अच्छे अच्छे मतलब कि ऐसे कोचिंग को आप प्रेफर करें जिनकी जो आपको कंप्लीटली गाइड करे, मतलब बुक के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो जैसे इस मामले में गैंग होमियो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यूपीपीएससी में चाहे वो लेक्चरर की वैकेंसी हो चाहे वो एमओ की वैकेंसी हो, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आई थिंक कि एकमात्र स्टेट वाइज अगर देखा जाए, तो एकमात्र मतलब बेस्ट कोचिंग है। तो आप लोग कंप्लीटली फॉलो करें। जैसे मान लीजिए अगर आप इनकी बुक्स ले रहे हैं, तो हर एक लाइन को आप मतलब मार्क करें, और कोई भी चीज आप पढ़ो ना, चाहे आप क्वेश्चंस लगाइए, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि उसको आप कितनी बार रिवाइज करते हो। कोई भी चीज आप अगर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपीपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करो, तो कोशिश करो उसको 2-3 बार आप उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके एक कॉपी पेन लीजिए और उसमें नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हेपेटाइटिस पूछा है, तो आप देखोगे तीनों पेपर में, आप टैली करके देख लीजिएगा कि हेपेटाइटिस से ही पूछा है, मतलब एक में हेपेटाइटिस से कुछ अलग क्वेश्चन पूछा है, दूसरे में पर टॉपिक उनका हेपेटाइटिस ही है। तो जो टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करो, बहुत अच्छे से पढ़ो। और बाकी गाइडेंस के लिए, और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए कुछ भी, तो उसके लिए तो गैंग होमियो है ही। तो आप लोग अभी भी, आपके पास बोल रहे हो, आप इस चीज को लिख के ले लीजिए कि 6 मंथ के पहले आपके पेपर नहीं ही होंगे। ठीक है। एटलीस्ट 6 मंथ आपको लगेंगे एग्जाम में। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी तैयारी करके, और सीट भी बहुत ज्यादा है, 265 बहुत ज्यादा सीट्स हैं। तो बेस्ट है आप लोग। अगर ये सोचो ना कि अरे फॉर्म तो भर लिया है, देखा जाएगा, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ये सब दिमाग में रहेगा तो नहीं क्लियर होगा। ये सोचो कि फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है। 265 सीटें हैं, तो हमें बहुत अच्छे से इसको, एक ही तो आपको चाहिए ना, एक ग्रैब करके रहेंगे। क्लियर। यस मैम। यस मैम। मैम, थैंक यू फॉर मोटिवेशन मैम। बिल्कुल। और सच में आप देखिए, कोई भी इंसान जब किसी भी चीज की प्रिपरेशन करता है, चाहे वो एआईएपीजीटी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी, कोई भी एग्जाम है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा हर इंसान जो क्लियर भी करता है ना, तो वो स्टार्ट उसका डाउट से ही होता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा से ओवर कॉन्फिडेंस रही हूँ, अरे मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उनके रिश्तेदार तो लगती नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो हमेशा डाउट दिमाग में बहुत आते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं कर पाएंगे नहीं पाएगा, कर पाएंगे। पर जब आप ना कोई भी चीज को आप पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार अच्छा तो है, इजी है। फिर दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ तो हमें आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। हर कोई डाउट से ही स्टार्ट करता है, लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस मैम, पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाता है। क्या। मेरा तो मैम बस अगर 2 महीना बचा हो मैम, ओनली 2 महीना भी नहीं मैम, मतलब 1 महीना लगभग, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए मैम चीजें? देखो, अगर आपके पास 2 महीने हैं या 1 महीने भी है, तो हमेशा ये कोशिश करो कि होम्योपैथी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी रखो। और आप इतना अच्छे से समझ सकते हैं, मानती हूं मैं कि मटेरिया आप कंप्लीटली नहीं पढ़ सकते, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ऑर्गेनॉन लिमिटेड है, आपकी रिपर्टरी भी लिमिटेड है, आपकी फार्मेसी लिमिटेड है। तो आप, और मटेरिया भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत हार्ड देंगे। मान लो आपको 10 क्वेश्चन
तो 10 में से 8 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एलेंस और बोरिक से ही होंगे। एक दो होंगे जो कभी पाठक रिपर्टरी से पूछ लिया या अदर रिपर्टरी से पूछ लिए। और फार्मेसी लिमिटेड है और ग्रॉन लिमिटेड, तो आप समझ सकते हो कि आपका जो 60% जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का है मैम। क्या 50 मार्क्स का मैम सिर्फ 50 मटेरियल। मार्क्स का ही नहीं, अब बल्कि रेशियो घट भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा, कभी कभी ऐसा होता है होम्योपैथी से 40% ही पूछेगा, 60% आपके लाइट से पूछ लिया, तो वो पैटर्न नहीं मैम, चेंज। इधर का जो एग्जाम हो रहा है ना मैम, जेपी हाँ। का, अब ये झारखंड वाला, उसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दे दिया है मैम। 5 पेपर होंगे और हम्म। सारे पेपर में मतलब मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पेपर अगर होगा मैम, 5 पेपर टोटल हो रहे हैं, 3 दिन का एग्जाम है मैम। हम्म। और फर्स्ट पेपर में उन्होंने अनाटॉमी 30 मार्क्स का रखा है, फिजियोलॉजी 30 मार्क्स का रखा है, और फार्मेसी 40 मार्क्स का रखा है। टोटल 100 मार्क्स। फिर सेकंड पेपर के एग्जाम होंगे, ऑर्गेन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, फिर थर्ड पेपर एग्जाम होंगे। ऐसे कर करके ले रहे हैं मैम इधर वाले तो लोग देखो, कोई एग्जाम। भी कोई भी एग्जाम होते हैं ना, तो हर किस अगर उन्होंने आपको शेड्यूल दिया है तो ये तो सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि यूपीपीएससी में ऐसा नहीं है। आपको सिलेबस, आप सिलेबस उठा के देखोगे भी तो हमेशा वो सिलेबस को फॉलो नहीं करते। क्योंकि अभी जो हम लोग का एग्जाम हुआ तो बहुत कम बच्चे मतलब क्वालिफाइड हुए थे। सिर्फ 100 की लिस्ट निकाली गई थी, तो बाकी बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो ये रीजन इसलिए होता है क्योंकि वो पैटर्न जो होता है ना, वो चेंज होते हैं। पर अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन पेपर का अगर एक एनालिसिस दे दिया है कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतना पोर्शन आ रहा, तो वो तो वेल एंड गुड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। तो आपको सबसे पहले होम्योपैथी में ध्यान देना है। तो होम्योपैथी में ऑर्गेनॉन, फार्मेसी, और आप ये आपका मटेरिया और रिपर्टरी, इस पे फोकस कीजिए। और एलाइड में आप गायनी ऑफ, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और सर्जरी। पर अगर आप स्टेट पीएससी का पेपर देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका प्रिवेंटिव मेडिसिन जो एक सब्जेक्ट है एसपीएम, उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जनरल क्वेश्चंस यूपीपीएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे किसी वैक्सीन के बारे में पूछ लिया, या कोई भी जो मतलब सोशल चीजों पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। बाकी जीके और जीएस का 30 मार्क्स का आता ही आता है। जीके जीएस में ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि उसमें परेशान जैसा कुछ है ही नहीं। आप उसका पैटर्न देखिए, अगर एक बार पूछा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो आप नेक्स्ट पेपर में देखेंगे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, मतलब वो पैटर्न सेम ही होता है। अगर एक बार पूछा है कि इस बुक के ऑथर कौन से थे, तो अगली बार भी पूछेगा कि इस बुक के कौन से ऑथर थे। तो आपको ना एक पैटर्न समझ में आता है कि ये लोग क्या जानना चाहते हैं। तो जीके जीएस पे ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, सिर्फ उसी पैटर्न पे आप प्रिपेयर कर लीजिए। मतलब अगर आपको रिवर और मैच करना है कि कौन सी रिवर किस जगह पे मिलती है, तो आप पूरा चार्ट बना लो, उस रिवर से मतलब उसको पूरा रट लो कि हाँ ये नदी जो है इस यहाँ पे, जैसे गोमती नदी लखनऊ के किनारे है, तो आप ये वाला समझ सकते हो। इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पैटर्न समझना जरूरी है किसी भी एग्जाम का, और 6 मंथ तो बहुत होते हैं। आप एक एक दिन दीजिए अपना, अपना 100% एक एक दिन दीजिए, तो आप देखिए वो 6 मंथ कितने अच्छे से आपके प्रिपरेशन के निकल जाएंगे। ओके, क्लियर। हेलो मैम। हाँ, हेलो मैम। बोलो। गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ, बोलो आगे। गुड इवनिंग। मैम ये पूछना था मैम, जैसे बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई नियम है क्या कि जो जीएस का पेपर आ रहा है, मतलब जो जीएस का पेपर होता है 30 क्वेश्चन, हम्म। तो मैम हाँ। उसमें बहुत से लोग ये अफवाह उड़ाए हुए हैं कि अगर उसमें से 12 क्वेश्चन अगर नहीं सही होगा हम्म। तो ओएमआर नहीं जांची जाएगी। ऐसा तो कोई नियम है नहीं मैम। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सिर्फ 10 ही सॉल्व किए थे, क्योंकि मुझे 10 ही बन रहा था मुझसे। पर हाँ ये है कि मेरे बात, मैंने जीके के अलावा मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा था। पर ये कमी थी, हाँ क्योंकि हाँ। अगर मैं जीके और अच्छे से पढ़ती तो रैंकिंग और अच्छी हो हाँ तो सकती और थी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मैम, इससे तो है मैम ना। सभी लोग सहमत हैं मैम। तो जैसे ये सवाल उठता है कि आखिर यूपीपीएससी वाले होम्योपैथी डॉक्टर को जीएस क्यों पढ़ा रहे हैं भैया? जीएस का क्या मतलब है? या तो फिर आप जीएस, 120 क्वेश्चन केवल होम्योपैथी का ही रख दीजिए, और या तो फिर 30 बिल्कुल। घटा करके 150 होम्योपैथी का पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है? जो 120 कर सकता है वो 150 भी कर सकता है, 200 भी कर सकता है। तो जीएस पूछने का आखिर महत्व क्या है? क्यों वो पूछ रहा है? क्यों हम लोग से इतिहास भूगोल से हम लोग को कोई मतलब नहीं? होम्योपैथी डॉक्टर इतिहास हाँ, भूगोल और राजनीति मैं व्यवस्था का मैं क्या जानेगा?
हाँ, मैं आपकी फीलिंग बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत गुस्सा थी मैं इस बात से। तब मेरे सीनियर्स भी मुझे बहुत समझाते थे, मैं हमेशा गाली देती थी इस चीज के लिए कि क्यों जी के जीएस, अब हमने जिंदगी में जो चीज कभी नहीं पढ़ी, अब हमें वो क्यों पढ़ना पड़ रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी। फिर लास्ट में मैंने हाथ जोड़ लिया कि मेरे बस का ये नहीं है। मैं ल्यूसेंट भी खरीद लाई थी, सब कुछ खरीदा है, तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि मेरे बस का नहीं है। बनेगा तो राम भरोसे कर लेंगे, नहीं तो। पर आप लोग गलती मत कीजिएगा मुझसे, ये सीखने वाली बात नहीं है कि आप सीखो। मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत, एक तो मैं लड़की हूँ, लड़कियां जो होती है ना वो वैसे भी ज्यादा सोशल, इसमें उनका दिमाग थोड़ा कम चलता है। बॉयज ऐसे होते हैं कि बॉयज थोड़ा उनको जनरल, जैसे क्रिकेट हुआ या कोई चीज, कोई बॉलीवुड से या कुछ भी, जैसे होता है ना कुछ अवार्ड्स, अभी तो पैरालंपिक भी हुआ था उस टाइम पे जब मैंने पेपर दिया था। तो बॉयज को ये सारी चीजें थोड़ा नॉलेज रहता है। गर्ल्स तो अपने टीवी सीरियल्स और ये मतलब उतना ज्यादा वो नहीं होती एक्सपोजर में। तो गुस्सा मुझे भी आती थी, पर वो अब आप क्या करोगे, आपका वही वही तो चैलेंजिंग है ना। एग्जाम क्या होते हैं जहाँ पे आपको चैलेंज, डिफिकल्ट चैलेंज दिए जाए, तो वो आपका चैलेंज है, आप उसको पास कीजिए। बस ये है, बहुत फ्रस्ट्रेट और स्ट्रेस नहीं लेना उस चीज का। आप जैसे भी मैम, हाँ। इस बार जो 54 सीट के लिए जो पेपर आया था मैम, हाँ। मतलब जो आरएमओ और एमओ और ये जो 54 सीट के लिए था, जो हम्म। अभी साल भर पहले हुआ है, मैम हम्म। इतना कठिन पेपर था कि कुछ हवा ही नहीं लगा। हम लोग तो बीके चौहान रट के गए थे पूरा, मैं क्योंकि उसी 596 वाले में पूरा पूरा हूबहू हूबहू, यहाँ तक कि ऑप्शन भी बीके चौहान का ही उठा के रखा था। हाँ 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 हाँ। और हेलो। मेरे बहुत से हेलो मैम। दोस्त हाँ केवल मैं बीके उस हेलो। चौहान पढ़ के गए थे और सेलेक्ट हो गए। और इस बार हेलो मैम। 54 वाली में हम लोग बीके चौहान पढ़ के गए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया पता, और सारा का सारा एलाइड रखा था। मटेरियल मेडिकल से तो जैसे लग रहा था कि कोई कोई मैं लेना देना ही नहीं है। मैं उसी 54 सीट में ही सेलेक्ट हुई हूँ। प्लीज बुराई मत कीजिए ज्यादा। नहीं नहीं मैम, जैसे एक बात मैं कह हाँ, रहा मैम, हूँ कि पेपर इस लेवल बार बहुत टफ पैटर्न था। बहुत हाँ, बदला कोई था। और, कोई और कुछ बोल रहा है, जी बताइए। डॉक्टर मधु, डॉक्टर गंगवार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी मैं सर। डॉक्टर अनुराग के दो क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। जी एक सर, इन्होंने जी। ये जी पूछा बस, था। नमस्ते बस, नमस्ते। नमस्ते। एक आपने क्वेश्चन पूछा कि क्यों जीके और जीएस आपको जो है एग्जाम दिया जाता है। ठीक। जी बस, जी 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 बस। उसका क्लियर कट है कि आप क्लास 2 ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप मेडिकल ऑफिसर हैं, और आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रहे हैं। ठीक। और केवल होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का काम केवल प्रैक्टिस करना ही नहीं है, आपको और भी कई जगहों पे इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे अभी पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो जब आप चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालेंगे। तो इसलिए जीके और जीएस पढ़ना, मतलब ये क्वेश्चन, ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको क्लास 2 अफसर बनना है तो आपको अपनी सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा। ठीक है। जी बस, जी बस, जी। हाँ। और और मैं दूसरा बता दूं। क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं कि दूसरा जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि 54 वैकेंसी का जो है पेपर बहुत टफ था, तो मेरे हिसाब से वो पेपर बहुत आसान था, लोगों की तैयारी नहीं थी। अगर अरे आप खाली देखो तो नहीं। गैंग होमियो जी से बस। जो है, अगर 53 स्टूडेंट्स में 28 सिलेक्शन अगर हो रहे हैं, और 15 आरएमओ में अगर 8 सिलेक्शन हो रहे हैं, मतलब 50% के ऊपर सिलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे क्वालिफाई तो किए ही हैं। और उनका वो स्टैंडर्ड था, उस तरह से पढ़ाया गया था, उस तरह से चीजें उनको मटेरियल सप्लाई की गई थी। तो जी ये जी हाँ कहना बस, इस जो बात है से गलत सहमत होगा है। कि पेपर टफ है। पेपर टफ तभी होता है जब हम लोग की स्टडीज कम रह जाती हैं। तो कम इस रहती बार है, भी और बस हमको नहीं आ रहा है तो मेरे लिए तो टफ हाँ ही होगा, हमको कुछ नहीं बिल्कुल। आ रहा है और तो। हाँ, तो इसलिए, और एक चीज और, जो भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, मैं जी गैंगोमियो की तरफ से कहना चाहूंगा कि इस बार भी पेपर का स्टैंडर्ड उसी लेवल का रहेगा, स्टैंडर्ड लो नहीं किया जाएगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग का सीधे से कहना है कि हमको क्वालिटी वाले डॉक्टर्स चाहिए। ठीक है ना। अच्छे लड़के तो चाहिए, सब जी लोग बस। तैयारी उसी लेवल पे करिए जिस लेवल पे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। जी बस, जी जी जी। ठीक, बिल्कुल मैम बस। कंटिन्यू करिए आप। हाँ। सर एक ठीक चीज है। थैंक यू बस। बताइए सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जो ये इसका हेलो। नंबर है का इंटरव्यू में जुड़ेगा सर? हाँ, अब की बार का ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी आप रिटर्न में मार्क्स पाएंगे, उसका 75% मार्क्स आपके जो है मेन लिस्ट में जोड़ा जाएगा, और इंटरव्यू का केवल 25% मार्क्स जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिटर्न बहुत अच्छे से किए होंगे तो इंटरव्यू में अगर
दो चार नंबर कम भी मिलेगा तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ओके इंटरव्यू में हमेशा जो है 4 से 6 नंबर का ही डिफरेंस रखा जाता है। जिसका सिलेक्शन होता है वो 6 नंबर ज्यादा होता है, 5 नंबर ज्यादा होता है। जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उसका 2 नंबर 3 नंबर कम रहता है। तो फोकस इस बार ये करिए कि क्वालिफाई, हाँ ये भी बता दूं कि आपको जीके अलग से क्वालिफाई नहीं करना है, एकदम क्लियर कट दिया हुआ है लोक सेवा आयोग में। ठीक है ना। आपको 150 मार्क्स में 40% मार्क्स आपको लाने हैं, मतलब कि 60 मार्क्स लाने हैं। अगर 60 मार्क्स में से अगर 59.75 भी मार्क्स आते हैं तो आप जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे, और चाहे हमारे लोक सेवा आयोग की सीटें पूरी खाली भी रह जाएं तो भी वो किसी को क्वालिफाई नहीं कराएंगे। तो मिनिमम 60 मार्क्स लाने हैं। और इस बार जो आपकी मेरिट बनेगी वो 75% मार्क्स को लेके बनेगी। तो इसलिए प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोग जो है रिटर्न में निकाल पाए। ठीक है। ओके जी सर, ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर सर। जब गुड यस। इवनिंग सर। यस तमन्ना। सर दिस इज डॉक्टर तमन्ना। यस सर। या सर हम लोग जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें जी मतलब जैसे अब हम लोग अपना इवैल्यूएशन जैसे कैसे करें कि मतलब कितना परसेंट हम लोग ले आ रहे हैं तो हमारी मतलब हाँ तैयारी ठीक चल रही है। हाँ तमन्ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 2-3 टेस्ट करने के बाद अगर आपके 50 मार्क्स मेरे टेस्ट सीरीज में अगर आ रहे हैं, ठीक है ना, 50% मार्क्स, यस तो सर। आप ये मान लीजिए आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। कभी भी आप जो है मेरे टेस्ट पेपर में 80% के ऊपर मार्क्स नहीं पाएंगे। उसका रीजन ये है कि हमारा पेपर सेम उसी पैटर्न पे बनाया जाता है जिस पैटर्न पे लोक सेवा आयोग का पेपर बनता है। ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग के पेपर में एक बहुत क्लियर है कि 60% क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर ले। उसके बाद के 20% ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो केवल वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। और बाकी के जो 20% जी सर जी। क्वेश्चंस होते ऐसे होते हैं जो कोई ही नहीं कर सकता है। तो हमारा भी टेस्ट सीरीज सेम उसी पैटर्न पे होता है। दूसरा, जो भी बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं वो ये भी देखेंगे कि जब आप मेन पेपर करने जाओगे तो आपको ये कहीं से फील ही नहीं आएगा कि आप लोक सेवा आयोग का पेपर देने आए हो। आपको लगेगा कि आप गैंग घूमियों का ही पेपर कर रहे हो, क्योंकि जो भी, जैसे मान लीजिए अगर लोक सेवा आयोग में पीएम से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज में भी 15 क्वेश्चन ही हैं। उसमें भी अगर सर्कुलेटरी सिस्टम से 2 पूछा जाना है तो 2 ही क्वेश्चन मेरे यहाँ है। तो आप अगर 4-6 टेस्ट कर लेंगी तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आप जो है किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसलिए जो भी यस टेस्ट सर सीरीज यस। कर रहा है वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से करे। ठीक है। सर वन थैंक यू सर। क्वेश्चन और सर हाँ मीना जेपीएससी बताइए। के बारे में सर कुछ भी मतलब ऐसा जो जेपीएससी एग्जाम जो होने वाले हैं सर मार्च में, बेटा उसके लिए सर कोई गाइडलाइन जेएसपीएस अगर हो में तो तो, सर। हाँ जेएसपीएस में तो बेटा बहुत सिंपल है कि देखिए आपके यहाँ क्वेश्चंस के नंबर फिक्स कर दिए हैं सब्जेक्ट में। जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट पेपर में 2 पेपर आएंगे, 2 सब्जेक्ट आएंगे, सेकंड पेपर में 3 या 4 सब्जेक्ट आएंगे। तो उसमें तो एकदम क्लियर है कि आपको जो है, अच्छा, आपको भी ऐड करके ही मार्क्स, कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग पेपर में पास करना है। आपका भी मार्क्स अच्छा टोटल ऐसा नहीं है जोड़ सर। के ही किया जाएगा। ठीक है ना। आपको जो मेनली फोकस करना है, देखिए जो हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा स्कोरिंग होते हैं। तो होम्योपैथिक सब्जेक्ट पे फोकस करिए। और जैसे अभी डॉक्टर मधु मैम ने बोला था कि आपको प्रैक्टिस मेडिसिन, एसपीएम, एसपीएम मतलब कम्युनिटी मेडिसिन, और गायनी ऑप्स, ये 3 सब्जेक्ट, और साथ में सर्जरी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। ठीक है। एक बार एनाटॉमी नहीं निकल रही है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एनाटॉमी से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट पे आप अच्छे से फोकस करेंगे। थैंक यू ठीक है। सर। ओके। डॉक्टर मधु, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ओके थैंक यू सर। ठीक है, अब तो आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जी यस मैम। मैम। ठीक। आप लोगों को जिस तरह से अभी सर ने गाइड किया, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो उस वक्त भी सर ने मुझे ऐसे ही गाइड किया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रिजल्ट आपके सामने है। तो इसलिए आप लोग भी सर की जो भी बातें उन्होंने अभी बताई है उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए।
मैंने भी सर की ही टेस्ट सीरीज होम्यो दर्पण वगैरह सॉल्व किए थे, तो जिसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बिल्कुल यूपीपीएससी के एमओ के पैटर्न के बेस पर ही है। ठीक है, यस मैम। चलो आज का हम लोग का फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है वो है थायराइड। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजियोलॉजी में भी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी। तो थायराइड ग्लैंड ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है स्पेशली फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव लाइफ में हमेशा उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, और उसके साथ साथ मीनोपॉज के टाइम पे भी थायराइड ग्लैंड में बहुत चेंजेस होते हैं। और आप लोग अपने आसपास देख भी सकते होंगे, मैक्सिमम जो एंडोक्राइनोलॉजी के जो भी केसेस होते हैं, मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो आपके थायराइड के डिसऑर्डर की वजह से ही होते हैं। इज इट क्लियर? आपने देखा है कि नहीं ऐसा? यस जी मैम। मैम। यस ठीक, मैम। तो चलो। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ऑन है, आप लोग भी जी देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, वैसे ऑन है। ऑन है मैम, ऑन ऑन है। है मैम, ऑन है। ठीक है, तो अभी आप लोग को जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि फिर इसके बाद आप जानते हैं मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो होती है बिल्कुल आपकी जो ट्रैकिया होती है उसके दोनों साइड में पाई जाती है। तो ये पेयर्ड ग्लैंड है या अनपेयर्ड ग्लैंड है? पेयर्ड पेयर्ड ग्लैंड है है। मैम। पेयर्ड पेयर्ड। तो ये जो पेयर्ड ग्लैंड है ये आपस में किससे जुड़ती है? तो आप ध्यान रखिएगा कि जो थायराइड ग्लैंड होती है लेफ्ट एंड राइट साइड की, वो आपस में जुड़ती है, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस जो ज्वाइनिंग है इसको हम इस्थमस इस बोलते हैं। तो अब इसके इस्टमस। बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ये एक राइट साइड की थायराइड लोब है, एक लेफ्ट साइड की, और बीच में जो पोर्शन है इसको हम इस्थमस बोलते हैं। तो आप लोग थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी यानी हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से इश्यूज होते हैं। मैक्सिमम जो सिक्रेशन होता है आपके थायराइड ग्लैंड से वो होता है थायरॉक्सिन का। तो थायरॉक्सिन जो होते हैं ये आपके T4, इनको हम शॉर्टकट में बोलते हैं T4, यानी टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ऐसा करके टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये जो होते हैं इसी को हम थायरोक्सिन बोलते हैं। और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, तो ये होता है T3। और नेक्स्ट जो है वो कैल्सिटोनिन। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, देखिए जो थायराइड के जो दो हार्मोन्स है स्पेशली थायरोक्सिन और T3, T4 और T3 जो होते हैं वो थायराइड सेल से ही रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड में एक फॉलिकल सेल्स होती हैं, एक पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती है। तो जो फॉलिकुलर सेल्स होती है वो सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज करती हैं, एक थायरोक्सिन और एक ट्राई आइडोथायरोनिन। लेकिन जो आपकी पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं उसका एक और नाम है, इसको हम सी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका ये सी सेल है बेसिकली ये रिलीज करता है कैल्सिटोनिन। तो एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम में आपसे पूछता है कि कैल्सिटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है वो निकलता तो थायराइड ग्लैंड से है, ये तो क्लियर है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के कौन से सेल से रिलीज होता है? अगर अब मान लो आपको ऑप्शन दिया जाए कि कैल्सिटोनिन जो होती है क्या वो फॉलिकुलर सेल्स उसको रिलीज करती हैं, उसको चीफ सेल रिलीज करती हैं, या फिर उसको आप कोई और सेल का नाम ले सकते हो, है ना, थीका सेल्स हो गए, क्या वहां से रिलीज होती है, या पैराफॉलिकुलर सेल्स? और अगर पैराफॉलिकुलर सेल्स नाम नहीं लिखा हुआ है और सी सेल लिखा हुआ है तो आप क्या बताओगे, कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होती है? सेल से। सी सी सेल से सेल। मैम। सी सी सेल टी से। सेल। सेल। तो ये वाला जो एमसीक्यू है ये काफी मार्क है। तो आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड जो होती है बेसिकली ये पेयर्ड ग्लैंड है, इस्थमस से आके अटैच होती है और तीन बेसिक हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसमें से दो हार्मोन तो फॉलिकुलर सेल से रिलीज होते हैं और एक हार्मोन जो है वो पैरा फॉलिकुलर सेल्स यानी सी सेल से रिलीज होता है। थायरोक्सिन का सिक्रीशन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में होता है, इसी वजह से थायरोक्सिन की कमी से आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है, और इसी थायरोक्सिन के ज्यादा होने से हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलते हैं। तो थायरोक्सिन ही सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा सिक्रीशन 90 to 95% थायरोक्सिन का होता है। पर एक चीज और याद रखने वाली चीज है कि
सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में कौन सा वाला हार्मोन होता है। तो आप ये मत बताइए कि सिक्रीशन ज्यादा है तो इसका मतलब सबके सब एक्टिव हो जाएंगे तो फिर बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। मेजर सिक्रीशन थायरोक्सिन का होता है, पर सबसे ज्यादा जो एक्टिव फॉर्म में मिलते हैं वो होता है ट्राई आइडोथायरोडीन। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। इसमें से घुमा के कैसा भी यस मैम। यस मैम। ना। यस जी। यस मैम। अब एक और मैडम चीज T3 T4 कौन से सेल से निकलेगा? फॉलिकुलर सेल से। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप ब्लू कलर के देख रहे हैं डॉट्स डॉट्स बने हैं, बेसिकली ये हैं आपके फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं आपके हॉर्मोन्स। कौन थायराइड कौन हार्मोन। से? T3 एंड T4। कैल्सिटोनिन नहीं करते। T3 ये जो बीच में आप येलो येलो कलर का देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कोलाइड। ये कोलाइड होते हैं। यहाँ पे थायरोग्लोबिन नाम का एंजाइम होता है। थायरोग्लोबिन ही ऐसा है जो कि आपके थायराइड हार्मोन को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कोलाइड सॉल्यूशन में आके आपका थायराइड हार्मोन स्टोर होता है। और ये जो सी सेल्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी, आपने देखा ना, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर ब्लू कलर की, ये तो फॉलिकुलर सेल्स है, लेकिन ये बाहर है। इस फॉलिकुलर सेल्स के बाहर जो है, इसी को हम बोलते हैं सी सेल्स या पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो इनका काम होता है कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि आपने ये वाला पिक्चर देखा, अब आपको एक चीज बताते हैं कि थायराइड हार्मोन में कैसे इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, और यहीं से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या किया, टीआरएच को रिलीज किया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन गया आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब आप मुझे बताइए, क्या ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा? अगर एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, ये गया आपके थायराइड ग्लैंड के पास। ठीक, अब आपके थायराइड ग्लैंड जो होगी वो एक्टिव हो जाएंगे, और आपको आपको थायरोक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन यानी T3 T4 को आराम से आपको T3 T4 मिलेगा। इन केस अगर आपकी बॉडी में, ये बताइए, T3 T4 अच्छे से मौजूद है, तो क्या ये इनहिबिशन देगा आपके पिट्यूटरी को, बोलेगा कि भाई रुक जाओ, अभी हमारे पास बहुत बहुत यस मैम। सारा है थायराइड। तो यस ये मैम। बताइए, तो आप यस मैम। मुझे ये बताइए, तो एक्सेसिव अगर यही T3 T4 अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिव हो गए, तो भी तो ज्यादा मात्रा में है, तो ये तो पिट्यूटरी को तो बिल्कुल बंद कर देगा ना, कि भाई अब बिल्कुल भी टीएसएच मत रिलीज कीजिए। तो आप मुझे बताइए, हाइपरथायराइड में टीएसएच बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम कम होगा। हो जाएगा। कम होगा, कम कम होगा। हो जाएगा। मैकेनिज्म समझ में आ गया ना कि क्यों कम हो रहा है? मैम मैं यस क्वेश्चन पूछूं ना मैम? यस मैम। क्वेश्चन हाँ, हाइपर, मैम किसमें कम होगा? कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? हाइपरथायराइड। आवाज कट गई थी मैम। मैंने ये पूछा था कि आपकी बॉडी में अगर T3 T4 अच्छे खासे हैं, यानी आपको हाइपरथायराइड है, यानी आपके हार्मोन्स एक्सेसिव हैं, तो वो उनका काम होता है इनहिबिट करने का, पिट्यूटरी को बोलने का कि भाई अब हमें थायराइड हार्मोन की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर एक्सेसिव में है, आपके पास ऑलरेडी हार्मोन जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो टीएसएच बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ये मैं पूछ रही थी। कम हो जाएगा मैम। कम हो जाएगा बिल्कुल, या तो कम हो जाएगा। नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। डिपेंड करता है कि कितना थायराइड हार्मोन बढ़ा है। अब इसी का उल्टा देखते हैं। आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस ने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया, पिट्यूटरी के पास गया, टीएसएच आया, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे थायराइड जो है वो उसने हार्मोन बनाना बंद कर दिया, यानी आपकी बॉडी में T3 T4 बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या होगा, टी थ्री और T4 नहीं है, तो क्या कोई भी नेगेटिव इनहिबिशन होगा क्या पिट्यूटरी को, या फिर आपकी बॉडी खुद नहीं होगा कहेगी मैम, बढ़ जाएगा वो। और बढ़ाओ, थायराइड है ना। बढ़ जाएगा।
हाइपोथैलेमस तो टीआरएच दे रहा है, बार बार भेज रहा है कि तुम क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो, तुम्हें रिलीज करना है। अब पिट्यूटरी क्या कर रही है, वो उसको लग रहा है कि भाई सारी गलती मेरी है, मतलब मेरी प्रॉब्लम है, मेरी वजह से जो है थायराइड हार्मोन नहीं बन रहे हैं, तो वो अपने आप को एक्सेसिव यानी ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन देने की कोशिश करती है कि कहीं से तो थायराइड हार्मोन हमें मिले। तो ये मार्क्ड रखना हमेशा, एक टीएसएच ही एक सिंगल मार्कर टेस्ट होता है जो ये डिफरेंशिएट करता है कि जो पर्सन है उसको हाइपर थायराइड है या फिर हाइपोथायरॉइड है। क्लियर? अब आप Yes, लोग ये ma'am. बता लेंगे ना। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. अब याद रखिएगा, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि जो थायराइड ग्लैंड होती है इसका जो वेट होता है वो 20 से 40 ग्राम का होता है। इसके फंक्शन और इसका वेट और इसके जो चेंजेस जो होते हैं सबसे ज्यादा मार्क्ड फीमेल में होते हैं, और थायराइड ग्लैंड जो होती है फीमेल्स में ज्यादा बड़ी होती है। तो ये वैसे तो ज्यादातर एंडोक्राइन जितने भी हार्मोनल डिस्टरबेंसेस होते हैं वो ज्यादातर महिलाएं ही सफर करती हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि फीमेल्स को हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं, डिसबैलेंस जो होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, और थायराइड वाला तो सबसे ज्यादा फीमेल्स में कॉमन है। और ये कब कब चेंजेस आपको थायराइड में मिलेंगे, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी जितना रिप्रोडक्टिव पीरियड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के टाइम पे, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, मीनोपॉज के टाइम पे ये चीजें होती हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आया कि जो थायराइड ग्लैंड है वहां पे फॉलिकुलर सेल्स है। ठीक, ये समझ में आ गया था ना कि फॉलिकुलर सेल्स है। फॉलिकुलर Yes, ma'am. सेल्स के बीच में मैंने जो बताया था कैविटी, मतलब बताया था ना एक फ्लूइड होती है कैविटी, तो उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एक वर्ड बताया था मैंने अभी, कोलॉइड बोलते हैं ना उसको, Alright. कोलाइड होते हैं। ठीक है, तो वहां पे फ्लूइड में कोलाइड होता है, उसी कोलाइड में होता है आपका थायरोग्लोब्युलिन। और ये जो थायरोग्लोब्युलिन होते हैं इनका काम होता है कि जितने भी आपको थायराइड हार्मोन मिलते हैं उनको सबको वो अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो और एक चीज और याद रखिएगा कि थायरोग्लोबुलिन कभी भी आपकी ब्लड में नहीं मिलता। अगर आपके ब्लड में थायरोग्लोबुलिन आ रहा है इसका मतलब आपको सीवियर थायराइड इश्यूज हैं, हो सकता है थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो सकता है, या आपकी बॉडी में मतलब जब कोई एक डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती है तभी थायरोग्लोबुलिन आपके सीरम में डिटेक्ट होता है, या फिर आपको एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी अगर मिल रही है, या आपके सीरम में थायरोग्लोबुलिन मिल रहा है। क्योंकि नॉर्मल जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको थायरोग्लोबुलिन उसमें मार्क्ड नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप T3 मेजर कर सकते हो, T4 मेजर कर सकते हो, कैल्सिटोनिन मेजर कर सकते हैं, पर जो थायरोग्लोबुलिन होता है वो एब्सेंट होता है आपके सीरम में, और इसकी एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। अगर आपकी बॉडी में या कोई थायराइड का कैंसर किसी को हिस्ट्री रही हो, कुछ एंटीबॉडी डिजीज हो गई है, तो हमेशा उस केस में थायरोग्लोबुलिन जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक, और हार्मोन्स तो आपने देख ही लिया, टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको हम T4 बोलते हैं, और इसी को हम शॉर्ट में थायरोक्सिन बोलते हैं, और एक हार्मोन होता है ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको हम T3 बोलते हैं, और एक है कैल्सिटोनिन जो कौन सी सेल रिलीज करती है, पैराफॉलिकुलर सी सेल। Parafollicular सेल। cells. सी सेल। अब मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज के समय पे थायराइड के चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय एस्ट्रोजन बढ़ा होता है, तो एस्ट्रोजन का काम होता है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये बाइंडिंग बाइंडिंग से आप समझ रहे हो ना कि आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन को फ्रीली नहीं मूव करने देती है ना, उसको बाइंड करके रखती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ गया, ठीक, तो आपका जो यहाँ पे क्या होगा कि फ्री T3 फ्री T4 जो होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन आपका क्या बढ़ता है एस्ट्रोजन की वजह से, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, यानी कि आपका ज्यादा से ज्यादा थायराइड हार्मोन को बाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में महिलाओं में थायराइड की कमी देखने को मिलती है। लेकिन किन लोगों में नहीं मिलेगी, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, बहुत पहले आता था जिसमें बोला जाता था आयोडाइज्ड नमक खाइए, देखा था ना। यस मैम।
अच्छा, आप यस लोग मैम, ये मुझे पहले रहता बताइए था। कि जो भी नमक की वैरायटी होती है, जैसे सेंधा नमक हो गया और जो नमक होते, क्या उसमें आयोडाइज्ड नमक होता है क्या? खाना हाँ चाहिए? कुछ में मिक्स आयोडीन। करके देते वो हैं है। आजकल। ठीक मैम है। नॉर्मली नहीं होता है, पर अब कंपनियां मिक्स करके देती हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन हमेशा वो नमक चूज कीजिए जिसमें आयोडाइज्ड नमक लिखा होता है, और कितनी क्वांटिटी चाहिए उसके लिए। बेस्ट नमक जो टाटा नमक एक टाइम पे चला हुआ था, फिर उस पता नहीं क्यों लोग फिर सेंधा और अलग अलग टाइप के नमक पर आ गए, पर याद रखिए कि आयोडाइज्ड नमक जो होते हैं वही हमें नमक खाना चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखना है, जब भी आप खाना बनाते हैं, नमक को हमेशा खाना बनने के बाद लास्ट में डालना चाहिए। कभी भी नमक को पहले नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब आप नमक को पहले डालते हैं तो जो आयोडाइज्ड नमक था, आयोडाइज्ड सॉल्ट था, उसका एक्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि नमक हमेशा खाने के बाद में, जब आप उसको एकदम लास्ट लास्ट में जब खाना पकता है उसी टाइम पे सॉल्ट को ऐड करना चाहिए। पर आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे कुकिंग स्टाइल में कहते हैं कि नमक जल्दी डाल दो तो आलू जल्दी पक जाएगा या टमाटर जल्दी पक जाएगा, है ना, पकाने के लिए जल्दी जल्दी में कहते हैं ना सॉल्ट जल्दी ऐड करो। तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए हमेशा नमक को लास्ट में ही करना है। एक और चीज ध्यान रखना है कि जो महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन और फॉलिक एसिड देते हैं ना, तो वो आयरन और फॉलिक एसिड जो होता है वो भी, उसमें भी आयोडाइज्ड नमक मिला होता है। इसीलिए आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट खाने से भी फीमेल को ये वाली इश्यूज नहीं देखने को मिलते। और जो महिलाएं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड और आयरन का कंटेंट